सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 25 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आप देखेंगे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सबसे खतरनाक गैर मिलिट्री ऑपरेशन किया शुरू। ईरान की जीत का अमेरिका में ही बजा डंका। सेनेट में बैठे लोगों ने ट्रंप को घेरा। कैसे दिया अमेरिका की हार के सबूत, बताएंगे हम। नए ऑपरेशन पर गालिबाफ का अमेरिका को दो टूक जवाब, बोले धमकियों से नहीं डरता ईरान। ओमान के पास ऑयल टैंकर पर बड़ा हमला, इंजन रूम तबाह होने की खबर। और अमेरिका ने सीरिया को दे दिया बड़ा तोहफा, अल-शरा की हुकूमत को मिली बड़ी राहत। शुरुआत करते हैं शो की। खबरें बेहद बड़ी हैं, डिटेल में हैं, सब्र से आखिर तक बने रहिएगा। आज़ाद बोल इंडिया ना किया और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक नया और बेहद ख़तरनाक ऑपरेशन शुरू कर दिया है और ये ऑपरेशन ईरान की इकनॉमी को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए शुरू किया गया है, जो पहले से ही बेहद नाजुक दौर से गुजर रही है। दोस्तों, कोई भी नारा लगाने से पहले इस बेहद सीरियस खबर को ध्यान से सुनना और समझना होगा, क्योंकि ये ईरान को बहुत बड़ा और चौतरफा नुकसान पहुँचाने का प्लान है जो अमल में आना शुरू हो चुका है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट का ऐलान किया है। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, नाम याद रखिएगा। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान को पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से मुकम्मल तौर पर काट देना है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी या फाइनेंस मिनिस्टर कह लीजिए, स्कॉट बेसेंट ने बेमिसाल पाबंदियों का ऐलान करते हुए साफ कहा कि हमारा मकसद ईरान की उन तमाम इकोनॉमिक लाइफ लाइन्स को काट देना है जिनके दम पर ये हुकूमत, ये निज़ाम टिका है, ताकि ईरान पूरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा होकर रह जाए। खुला ऐलान हो रहा है, आइसोलेट करना है ईरान को। स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका अब ईरान के खतरे को सिर्फ मैनेज नहीं कर रहा, बल्कि उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने की जानिब बढ़ रहा है। और अमेरिका अपनी ताकतवर इकनॉमी के दम पर मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ ये बहुत बड़ा माली हमला कर रहा है। इन सख्त पाबंदियों में ईरान के एविएशन, यानी कि यूँ समझ लिए कि उड्डयन, जो उनका एयरक्राफ्ट वगैरह का जो शोबा है, वो शिपिंग, जहाजरानी, गोल्ड, टेक्नोलॉजी और डिजिटल एसेट्स को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया है। यानी यूँ समझिए पूरी बैकबोन पर चोट की जा रही है। इसके साथ ही अमेरिकी ट्रेजरी ने दुनिया भर में ईरान से जुड़े 60 से ज़्यादा इदारों, अफराद और पानी के जहाज़ों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इससे ईरान के साथ कारोबार जारी रखने वाले किसी भी तीसरे मुल्क या कंपनी पर भी सेकेंडरी पाबंदियों की तलवार लटक गई है। ये पाबंदियां पिछले कुछ घंटों में लग चुकी हैं। स्कॉट बेसेंट ने इसे ईरान का इकोनॉमिक दम घुटने वाली पॉलिसी करार देते हुए साफ वार्निंग दी कि जो भी ईरानी तेल को पैसों में तब्दील करने के सिस्टम में शामिल होगा, उस पर अमेरिका का हंटर चलेगा और कोई भी इन पाबंदियों की जद से बच नहीं पाएगा। इस बात से एक बात तो साफ हो गई, अमेरिका यहाँ नाकाम है कि वो ईरान का तेल नहीं रोक पा रहा जाने से और बिकने से, इसलिए जो खरीदेगा उस पर पाबंदियां लग रही हैं। इट मीन्स ये तो क्लियर हो गया ना कि अमेरिकी नेवी में वो दम नहीं है कि ईरान के जहाज़ों को तेल ले जाने से रोक पाए। तभी तो आप वहाँ तक पहुँच गए। अगर तुमने प्रकाश इसका तेल खरीदा ना, तो प्रकाश तुम्हें अंधेरे में भेज देंगे। ये वाली बातें हो रही। अभी रुको, अभी तो इनकी खुद हार की मुनादी हो रही है, इन्हीं के घर से वो सुनाएंगे। इस खबर का थोड़ा सा हिस्सा रह गया, सुनिए साहब। तो जो भी ईरान का माल तेल खरीदेगा वो अमेरिकी पाबंदियों की जद में वो भी आएगा। अमेरिका का ये ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट साफ इशारा करता है कि अमेरिका अब ईरान को फौजी मोर्चे के साथ साथ माली तौर पर भी पूरी तरह ज़मींदोज़ करने की ख़तरनाक साजिश पर उतर आया है। लेकिन इससे एक और बात साबित होती है कि अमेरिका मिलिट्री के एतबार से पूरी तरह ईरान का कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए तो अब अपनी दूसरी ताकत, जो उसका भूकाल दुनिया में चलता है, उसके मातहत उसके पास जितने भी इख्तियारात हासिल हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए वो पाबंदियाँ लगा रहा है। वही बात हुई ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तुम गए थे मारने, मारेंगे ये लिटा देंगे, लिटा नहीं पाए। उसने भी तुम्हें लिटाया, फिर कह रहे अच्छा, बड़े भाई से कहते हैं इसके बड़े भाई को नौकरी से निकाल दो। ये वाली बातें हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के अंदर ही ईरान की जीत की मुनादी हो रही है, डंका बज रहा है। मुनादी मतलब हेलो हेलो, सुनो सुनो गांव वालों, ये हार गया है, ये वाली बात। ईरान ने अमेरिका की सबसे ख़तरनाक पाबंदियों के नए ऐलान पर क्या कहा है
اور कैसे जवाब दिया है वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखना बेहद ज़रूरी है कि खुद अमेरिका के अंदर से ही डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के ख़िलाफ़ किस तरह बगावत की आवाज़ें उठने लगी हैं और कैसे ये बताया जा रहा है कि अमेरिका इस जंग में मुकम्मल शिकस्त खा चुका है। ये 25 अगस्त की सबसे बड़ी खबरों में से है सर। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने वाइट हाउस की तरफ से ईरान पर लगाई गई तबाहकुन नई पाबंदियों की धज्जियां उड़ाते हुए इसे अमेरिका की मायूसी और महज एक दिखावा करार दिया है। क्रिस मर्फी ने साफ लफ्ज़ों में लिखा है, सोशल मीडिया बहुत लंबा पोस्ट है, मैं सब सुना रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि ये नया ऐलान ईरान के खिलाफ अपनी फौजी नाकामियों पर पर्दा डालने की एक बेहद कमज़ोर कोशिश है। यानी अमेरिका नाकाम है और पर्दा डाल रहा है। अमेरिका अपनी शिकस्त को छुपाना चाह रहा है, खुद अमेरिकी सेनेटर कह रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सेनेटर मर्फी ने ट्रंप हुकूमत पर बड़ा हमला बोलते हुए लिखा कि ईरान ये जंग जीत रहा है, डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं और इसकी भारी कीमत आम अमेरिकी आवाम को चुकानी पड़ रही है। जिस किसी को पढ़ना ना आता हो इंग्लिश, बड़े ट्रोल्स आते हैं, कहाँ से लाते हो, झूठ बोल। अबे पढ़ लो जाके इसका ट्वीट और देख लो इसने यही लिखा है, इंग्लिश का तर्जुमा करना भी सीख लो। मैं आपको सुना रहा हूँ इस बंदे ने क्या क्या कहा है, अमेरिका की शिकस्त खोल के रख दी है। क्रिस मर्फी ने इस टकराव में अमेरिकी नाकामियों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, पोस्ट पे पोस्ट। मर्फी ने लिखा कि जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का पूरा कंट्रोल नहीं था, लेकिन आज उस पूरे रास्ते पर ईरान का मुकम्मल कब्जा हो चुका है। दोस्तों अब सुनिए सबसे बड़ी लाइन क्रिस मर्फी की। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि ईरान फौजी मोर्चे पर यह जंग जीत चुका है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के किनारे मौजूद अपने 33 मिसाइल अड्डों में से 30 को ईरान ने पूरी तरह महफूज कर रखा है, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका अपने पास मौजूद तमाम हथियार दाग चुका है और अब उसके तरकश के तीर ख़त्म हो चुके हैं। यानी अमेरिका निहत्था है, ईरान के पास हथियारों का ज़ख़ीरा है। उन्होंने आगे कहा कि अब इस पूरी जंग का कंट्रोल, क्रिस मर्फी कह रहे हैं, पूरी जंग का कंट्रोल और सारा प्रेशर ईरान के हाथों में है और इन नई पाबंदियों से ईरान के तेवरों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यही लिख रहे हैं इंग्लिश में वो। अब आखिरी जुमला ज़रा ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये लंबा है। मर्फी ने साफ कहा है कि अमेरिका पहले ही ईरान पर हर मुमकिन पाबंदी लगा चुका है, अब पाबंदियों के नाम पर लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, लगा क्या रहे हैं। सेनेटर ने अफसोस जताते हुए आखिर में 2 टूक लिखा कि जंग अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, ईरान ये जंग जीत चुका है और अमेरिका का ये नया ऐलान महज अपनी हार छुपाने का एक खोखला ड्रामा है। ख़त्म बात। दोस्तों खुद अमरीकी सीनेट के अंदर से उठी ये आवाज़ साफ साफ बता रही है कि ईरान के ख़िलाफ़ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां किस कदर बुरी तरह फेल हो चुकी हैं और वाशिंगटन के अंदर अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्सा किस कदर फूट रहा है। बढ़ते आगे, ईरान ने क्या कहा है सुनिए। अमेरिका की इन तबाहकुन पाबंदियों का मुंह तोड़ जवाब ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने दिया है। गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर सख्त पैगाम लिखते हुए साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अमेरिका अच्छी तरह और अमेरिकन अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी इन खोखली धमकियों और शेखियों को कोई भी संजीदगी से नहीं लेता। नोबडी टेक्स सीरियसली। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब ऐसी इकोनॉमिक पोजीशन में बचा ही नहीं है कि वो दूसरे मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को और ज़्यादा महदूद कर सके, अपने लिमिटेड कर सके ताल्लुकात या पाबंदियां लगा सके। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने दावा किया कि मीडिया के ज़रिए और ईरान को भेजे गए सीधे पैगामात से हमारे तमाम कारोबारी पार्टनर्स ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के इन खोखले बयानात को कहीं भी कोई अहमियत नहीं देते। दोस्तों ईरान की तरफ से आया ये 2 टूक जवाब साफ बताता है कि ईरान अब अमेरिका की माली पाबंदियों की धमकियों से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं है और वो दुनिया भर में अपने कारोबारी रास्तों को पूरी तरह से और पूरी ताकत से कायम रखने का भरोसा जता रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनातनी और डेडलॉक को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कदम उठाया है। पाकिस्तान का दावा है कि दोनों मुल्कों के बीच बातचीत का रास्ता खोलने के लिए
کی گئی کوششیں بیحد کامیاب اور کنسٹرکٹیو رہی ہیں۔ پاکستانی فوج کے چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک دن کا دورہ ایران اسی سلسلے کی ایک بیحد اہم کڑی تھا۔ پاکستان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس دورے کا اصل مقصد امریکہ اور ایران کے بیچ رکی ہوئی بات چیت کی رکاوٹ کو ختم کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی علاقے میں ایک پائیدار اور مستقل امن کا راستہ تلاشنا تھا تاکہ مڈل ایسٹ اور خطے کو کسی بہت بڑی اور خوفناک جنگ کی آگ سے بچایا جا سکے۔ دوستو، پاکستان کی طرف سے اٹھایا گیا یہ قدم صاف بتاتا ہے کہ جنگ کے اس نازک موڑ پر اب پڑوسی ملک بھی امریکہ اور ایران کے بیچ صلح کرانے کی پرزور کوششوں میں جٹ گئے ہیں۔ لیکن یہ وہ بات تھی جو ایرانی اخبار چھاپ رہے ہیں۔ جو بات میں نے اور پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے بات کی خوب، اور اس کے بعد ایران گئے ہیں۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام لے کر ہی ایران گئے ہیں۔ ایسی تھوڑی نہ گئیں گے چلو میں ایسی آیا تھا گھومنے اسلام آباد تک، سوچا یہیں پر تہران قریب ہے، آ گئے ہوائی جہاز لے کے۔ یہ پیغام شرطیں لے کر آئے ہیں۔ فی الحال اس وقت پاکستان کا رول اس ریجن میں، اس جنگ میں بڑھ تو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان اپنے دم پر یہ سب کچھ کرا رہا ہے۔ جب تک امریکہ پش نہیں کرتا تب تک امریکہ سے نہ شہباز شریف نہ عاصم منیر کوئی نہیں آتا ایران، اور نہ اپنی میٹنگ کراتے ہیں۔ تو بہت کچھ ہے جو چل رہا ہے۔ کل بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا آپ نے بتایا نہیں، پاکستان نے ڈیل کرا دی اور جو ہے وہ دونوں کو وہ کر دی۔ ابے یار دیکھو، آپ جھوٹے مکاروں یوٹیوبرز کو دیکھتے ہو۔ آئی ایم ناٹ اے یوٹیوبر، آئی ایم اے جرنلسٹ۔ جب خبر کم سے کم بہت کنفرم سورسز سے اپڈیٹ ہی صحیح آتی تو میں بتاتا ہوں۔ وہ آپ لوگوں کو جھوٹ کرنے والے ملینز آف بلینز والے ہوں گے، جھوٹے یوٹیوبرز مکار، وہ اسی طریقے سے ملینز کماتے ہیں۔ ہمارا راستہ مشکل ہے سچ بولنے کا، تو ہم ان کی طرح خبر نہیں دے سکتے۔ ان کے کمنٹ ہمارے یہاں مت کیا کرو۔ یہ خبر ہے کہ کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی پیغام لے کر آئے تھے، بڑھتے ہیں آگے۔ عمان کے ساحل کے قریب ایک تیل ٹینکر پر ایک نامعلوم پروجیکٹائل نے، میزائل نے یا ڈرون نے حملہ کیا ہے۔ برٹین کی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز ایجنسی UKMTO اس کے مطابق یہ واقعہ عمان کے الشیشہ سے تقریباً 9 ناٹیکل میل یعنی سمندری میل نارتھ ایسٹ میں پیش آیا۔ اس حملے میں تیل کے ٹینکر کے انجن روم کو بھاری نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے جہاز پوری طرح سے بند ہو گیا ہے۔ راحت کی بات یہ ہے ابھی تک کہ جہاز پر موجود کرو ممبرز کے پوری طرح محفوظ ہونے کی خبر ہے۔ حالانکہ اس حملے کی وجہ سے سمندر میں تیل کے رساؤ یا ماحول کو کتنا نقصان پہنچا ہے، اس کی تصویر ابھی تک صاف نہیں ہو سکی ہے۔ یہ خبر 25 اگست کی صبح سامنے آئی تھی، جسے میں لگ بھگ 8:45 بجے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بڑھتے ہیں آگے۔ امریکہ نے سیریا کو لے کر ایک بہت بڑا اور غیر معمولی فیصلہ لیا ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سیریا کو اسٹیٹ اسپانسرز آف ٹیررزم کی لسٹ سے مکمل طور پر باہر کر دیا ہے۔ یہ قدم امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے جس میں انہوں نے اسد حکومت کے خاتمے کے بعد بننے والی نئی سیریائی حکومت کو پابندیوں سے راحت دینے کی بات کہی تھی۔ امریکی ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول کے مطابق سیریا پر سے اب ٹیررزم لسٹ والی تمام سخت پابندیاں اور رکاوٹیں ہٹا لی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی واشنگٹن نے، امریکہ نے النصرہ فرنٹ یعنی ہیئت تحریر الشام پر سے اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ کا ٹھپا بھی واپس لے لیا ہے۔ جو دور ہوتا ہے ٹیررسٹ ہوتا ہے، پاس آتا ہے تو ٹھپا ہٹ جاتا ہے۔ امریکی ٹریجری آفس نے ہیئت تحریر الشام کو اپنی بلیک لسٹ اور بلاکڈ پرسنز کی فہرست سے بھی باہر نکال دیا ہے۔ دوستو، امریکہ کا یہ بڑا فیصلہ صاف بتاتا ہے کہ سیریا میں حکومت بدلنے کے بعد اب امریکہ اپنی پوری پالیسی بدل چکا ہے اور نئی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئے سرے سے آگے بڑھانے کی تیاری میں ہے۔ یہ ہنسی امریکہ کی پالیسیوں پر طنز ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ عمران خان کی حمایت میں انڈیا سے بھی آواز اٹھی ہے۔ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر اور 1992 ورلڈ کپ جیتنے والے کیپٹن عمران خان کی صحت اور جیل میں ان کے ساتھ ہو رہے برے سلوک کو لے کر پوری دنیا میں سیاسی ہلچل ہے۔ ایسے وقت میں جب پاکستان میں سب خاموش ہیں، تب انڈیا سے عمران کے حق میں ایک بڑی آواز اٹھی ہے۔ سب خاموش مطلب تھوڑا ایلیٹ گروپ، بلکہ عوام تو ان کے ساتھ ہی ہے۔ دنیا بھر کے 21 ایکس انٹرنیشنل کرکٹرز نے پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھ کر عمران خان کے ساتھ انسانی سلوک کرنے اور ان کے بہتر علاج کی اپیل کی ہے۔ 1983 ورلڈ کپ کے چیمپئن
भारत के एक्स कैप्टन कपिल देव ने खुलकर इमरान का साथ दिया। कपिल देव ने कहा कि इंसानियत के नाते एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और दुनिया के बड़े खिलाड़ी को जेल में मुकम्मल इलाज मिलना ही चाहिए। वसीम अकरम जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की खामोशी पर कपिल ने कहा कि वो उन्हें जिम्मेदार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें उसी मुल्क में रहना है। जाहिर बात है, अपने मुल्क में सब डरते हैं। हकीकत ये है, कपिल देव इस मुल्क के मुद्दों पर नहीं बोलते। हकीकत यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर 21 स्टार क्रिकेटर्स के इस खत ने शहबाज हुकूमत पर भारी दबाव बना दिया है। अब देखना होगा कि इसका असर पाकिस्तान के हुक्मरानों पर कितना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।